हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा 10 का पाठ 1 करेंगे और उसमें हम ये वाला टॉपिक करेंगे। इससे पहले वाले टॉपिक हमने पहले वाले वीडियोज़ में कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप पहले वाले वीडियोज़ देख सकते हैं और पहले वाले सभी टॉपिक समझ सकते हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि समीकरणों को संतुलित करना होता है, तो वो क्यों करना होता है, संतुलित समीकरणों का क्या महत्व होता है। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम याद होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें द्रव्यमान न तो घटता है न ही बढ़ता है, मतलब ना तो उसका निर्माण होता है न ही विनाश होता है, कम या ज़्यादा नहीं होता है। जबकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के जो उत्पाद होते हैं उनके तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक जो होते हैं उनके तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उसमें जो अभिकारक होते हैं उनका द्रव्यमान और जो उत्पाद होते हैं उनके तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके बाद प्रत्येक जो तत्व होता है उसमें परमाणुओं की संख्या समान रहती है। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें पहले और उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, जो तत्व होते हैं जिनमें क्रिया होती है उनमें जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या रासायनिक अभिक्रिया के पहले और बाद समान रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो ये कारण है, इनको अलग अलग शब्दों में लिख रखा है। पहला तो ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के जो उत्पाद होते हैं उनका द्रव्यमान और अभिकारक होते हैं उनका द्रव्यमान बराबर होता है। पहला तो ये लिख सकते हैं। और दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो पहले और जो बाद हैं उसके जो प्रत्येक तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या समान रहती है। मतलब समान नहीं होती है तो परमाणुओं की संख्या समान करनी होती है। तो इसलिए जो कंकाली समीकरण होता है उसको संतुलित करना आवश्यक होता है। कंकाली समीकरण में जो तत्व होते हैं उनके जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या समान नहीं होती, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में पहले और बाद के जो तत्व होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरणों को संतुलित करना जरूरी होता है। कुछ चरण होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको संतुलित करना हम सीखते हैं। तो सबसे पहले ये है, देखिए, शब्द समीकरण। जिंक जमा सल्फ्यूरिक अम्ल और ये बन गया है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो इसको शब्द समीकरण को हम पहले रासायनिक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए, जिंक का जो है रासायनिक सूत्र ये है और सल्फ्यूरिक अम्ल का ये है और जिंक सल्फेट का ये है और हाइड्रोजन का ये है। तो ये हमने ये रासायनिक अभिक्रिया ऐसे लिख ली है। अब इसमें हम देखेंगे कि तीर के दाईं तरफ और बाईं तरफ परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं। तो जिंक का परमाणु 1 है, इधर भी 1 है, इधर हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर सल्फर का 1 है और इधर भी सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन के 4 हैं, तो ऑक्सीजन के इधर 4 हैं। इसका मतलब जो ये समीकरण है ये संतुलित समीकरण है। यहाँ पर देखिए ये टेबल बनाई है। अभिकारक जो होते हैं उसमें जो परमाणु की संख्या है वो ये लिख लिए। जिंक का 1 है, हाइड्रोजन के 2 हैं, सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन के 4। ऐसे जो उत्पाद हैं उसमें परमाणु की संख्या ऐसे लिख ली है। अब इनको हम चेक करेंगे, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें दाईं तरफ और बाईं तरफ जो तत्व हैं उनके परमाणु की संख्या समान है। इसलिए ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम देखेंगे, यहाँ पर आयरन का 1 परमाणु है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ पर 4 है। इसका मतलब ये संतुलित समीकरण नहीं है, ये असंतुलित समीकरण है। तो इसको हम संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का पहला स्टेप ये है कि प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। ये बॉक्स बना लीजिए ऐसे। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। अंदर हमें कुछ भी नहीं लिखना है, बॉक्स के बाहर ही लिखना है। अब हम यहाँ पर तत्वों के नाम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर
ये आयरन है, इधर ये हाइड्रोजन है, ये लिख लिया, इधर ऑक्सीजन है, ये लिख लिया। इधर देखिए इस तरफ भी सेम है, इस तरफ भी सेम है। और अभिकारकों में परमाणु की संख्या यहाँ पर, अभिकारकों में आयरन के परमाणु की संख्या यहाँ पर 1 है, तो ये 1 लिख ली है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, तो ये 2 लिख लिए हैं। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 लिख लिया। अब हम आते हैं उत्पाद में परमाणु की संख्या। यहाँ पर आयरन है, उसकी 3 है, और हाइड्रोजन के 2 हैं, और ऑक्सीजन के 4 हैं। तो यहाँ पर देखिए ये संतुलित नहीं है, क्योंकि ये बराबर नहीं है, ये तो ये संतुलित नहीं है। अब इनको हम संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने का जो दूसरा स्टेप है उसमें क्या करते हैं, उस यौगिक को संतुलित करते हैं जिसमें सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें सबसे अधिक यहाँ पर हैं, ये इसमें सबसे अधिक परमाणु हैं, तो इसको हम पहले संतुलित करेंगे। और इसमें भी देखिए ऑक्सीजन के परमाणु सबसे ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो ऑक्सीजन के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है और ये है 4, तो हम इसको 4 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर हमने इधर लिखा है 4 ऑक्सीजन पे, तो यहाँ ये जो बॉक्स है इसमें हम 4 लिख लेंगे। अब हमने ये 4 लिख दिया, ये हो गए संतुलित दोनों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 4 लिखा, ऑक्सीजन को संतुलित किया है, लेकिन हाइड्रोजन है उसको भी 4 से गुणा करना होगा। तो ये है हाइड्रोजन, और इस तरफ इसको भी 4 से गुणा करना होगा, तो ये हो गए 8। ये 8 इधर हो गए, तो इसको संतुलित करना होगा, तो हम इसको भी 4 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 8। तो यहाँ पर देखिए हमारे हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के परमाणु संतुलित हो गए हैं। अब यहाँ पर बचा हमारे पास आयरन। आयरन में यहाँ पर 1 है, इधर 1 है और इधर 3 है, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ हम लिख देंगे 3। अब हम देखेंगे यहाँ पर देखिए 3, ये दोनों संतुलित हैं, इधर ये दोनों संतुलित हैं, इधर ये दोनों संतुलित हैं। इसको एक बार फिर करके देखते हैं, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। सबसे पहले हम तत्वों के नाम लिख लेंगे। ये आयरन है, ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। उसके बाद जो अभिकारक में परमाणु की संख्या आयरन की 1 है, हाइड्रोजन की 2 है, ऑक्सीजन की 1 है। उत्पाद में परमाणु की संख्या आयरन की 3 है, हाइड्रोजन की 2 है, ऑक्सीजन की 4 है। ये लिख लिया है, ये हमारे स्टेप्स हो गए पूरे। और उसके बाद सबसे पहले हम उस यौगिक को देखेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा परमाणु की संख्या है। तो यहाँ पर इसमें सबसे ज़्यादा परमाणु की संख्या है, इसमें भी ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन का परमाणु 1 है, यहाँ पर 4 है, तो इसको हम 4 से गुणा कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 4, दोनों संतुलित हो गए। अब हमने यहाँ पर जो अभिकारक है, अभिकारकों में हमने ऑक्सीजन को 4 से गुणा किया है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे ऐसे। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन को अगर हमने 4 से गुणा किया है तो यहाँ पर 4 हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को भी 4 से गुणा किया है, तो यहाँ पर भी हम 4 से गुणा कर देंगे, तो ये हाइड्रोजन आ गया 8। अब इधर हाइड्रोजन के 2 रह गए, तो इसको भी हम 4 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 8। तो यहाँ पर हम 4 यहाँ पर लिख दें। इसके बाद अब हमारे ये दोनों जो है वो संतुलित हो गए। अब हमारा बचा आयरन। अब आयरन में यहाँ पर 1 है, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर भी 3 लिख देंगे, तो ये हमारा हो गया है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसको हम फिर ऐसे लिख देंगे, ये लिख दिया है ऐसे। इनके जो बॉक्स हैं ये हटा देंगे और अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या का परिकलन करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर 3 आयरन के हो गए, इधर भी 3 आयरन के, इधर 4 दूनी 8, ये जो है ये 2 है, ये 4 से गुना होगा, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ पर 4 जो है ऑक्सीजन के हो गए, ये भी 4 ऑक्सीजन के। तो इसके दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों में परमाणु की संख्या बराबर है, इसलिए ये बन गया है संतुलित समीकरण। समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, इसलिए यह संतुलित समीकरण है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके
समीकरण को संतुलित करने का प्रयास किया है। हमने सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग किया है, तो इसलिए इसको हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, मतलब ट्राई करते रहते हैं। तो देखिए ये जो सारे चरण हैं, ये जो है तीसरा चरण, चौथा चरण, ये मैंने यहीं पर बता दिया, यहीं पर समझा दिया है आपको। ये सब ऐसे ही बता रखे हैं जैसे मैंने बताया है। तो इस विधि को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि, क्योंकि इसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग हुआ है, इसलिए और इसको हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अब देखिए ये तो हो गया है संतुलित समीकरण। अब संतुलित समीकरण से हमें देखिए यहाँ पर ये पता लग रहा है कि आयरन है, लोहा जो है वो ठोस है, द्रव है, ये गैस है, या फिर यहाँ पर ये जो पानी है ये भाप है या फिर द्रव है। यहाँ पर इसका भी नहीं पता लग रहा और इसका भी नहीं पता लग रहा है कि गैस है या द्रव है या ठोस है। तो इन समीकरणों से और ज़्यादा जानकारी मिले, और ज़्यादा इनको जानकारी देने के उपयुक्त बनाने के लिए इनकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनके संकेत भी लिखते हैं। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए, क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में पता होता है कि वो ठोस हैं, द्रव हैं या गैस हैं। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई भी जानकारी नहीं है। यहाँ पर देखिए भौतिक अवस्थाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये ठोस है, द्रव है, गैस है या ठोस है, क्या है। तो ये बिल्कुल इसमें कहीं पर भी हमें जानकारी नहीं मिलती है। इसके लिए रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए और अधिक जानकारी उपयुक्त बनाने के लिए अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी लिखा जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव और जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः गैस, द्रव और जलीय और ठोस GL, AQ या फिर S से दर्शाया जाता है। मतलब अगर गैस है तो उसके ब्रैकेट में S लिख देंगे, अगर कोई द्रव है तो ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, और जलीय है मतलब घोल है, जैसे पानी में नमक डाल दिया घोल बन गया, उस टाइप का है तो AQ लिख देंगे, और अगर ठोस है तो S लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो आयरन है वो सॉलिड है, ठोस है तो S लिख दिया। जो ये है H2O जल है, ये गैसियस अवस्था है मतलब वाष्प अवस्था में, इसलिए यहाँ पर G लिख दिया है। यहाँ पर ये ठोस है इसलिए S लिख दिया है, और यहाँ पर ये गैस है इसलिए G लिख दिया है। तो देखिए इस वाली अभिक्रिया से, इस वाले रासायनिक समीकरण से हमें इन तत्वों के या यौगिकों के भौतिक अवस्थाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। इन तत्वों की या यौगिकों की भौतिक अवस्थाओं की जानकारी भी आसानी से मिल जाती है। तो इनको और जानकारी युक्त या सूचनापूर्ण बनाने के लिए हम इनकी भौतिक अवस्थाओं को भी इनके साथ लिख देते हैं। ध्यान दीजिए समीकरण 1.10 में, मतलब इस वाले समीकरण में H2O के साथ G का निशान, G का चिन्ह का उपयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए G का उपयोग किया है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। यहाँ पर जो जल है वो जल वाष्प है, इसलिए यहाँ पर गैस मतलब G का उपयोग किया है, नहीं तो L का उपयोग होना चाहिए था। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। प्राय हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता जब तक यह आवश्यक न हो। ज़्यादातर जो समीकरण होते हैं उनमें ये भौतिक अवस्थाएं हैं, इनका उपयोग नहीं किया जाता। जब जरूरी हो तभी इनका उपयोग किया जाता है। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे दाब, ताप, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। कभी कभी देखिए यहाँ भौतिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें दाब, ताप या उत्प्रेरक को भी दर्शाया जाता है, और ये जो तीर का निशान है इसके ऊपर या नीचे लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए ये 340 ATM, इसका मतलब ये दाब है, और यहाँ पर गैस है, ये गैस है, यहाँ पर ये दाब है तीर के निशान के ऊपर, और यहाँ पर ये द्रव है, लिक्विड है। यहाँ पर देखिए AQ मतलब ये घोल है CO2, और ये H2O ये लिक्विड है। यहाँ तीर का निशान है, ये तीर के निशान के ऊपर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल लिखा है। यहाँ पर AQ और लिक्विड, और ये इसका ग्लूकोज का नाम है। तो यहाँ पर देखिए इन समीकरणों में भौतिक अवस्थाओं का भी पता लग रहा है, और यहाँ दाब लिखा है, देखिए ये दाब है, और यहाँ पर
ये सूर्य का प्रकाश है, ये क्लोरोफिल है तीर के ऊपर या नीचे। तो ऐसे भी कभी कभी अभिक्रियाओं की परिस्थितियाँ लिखी जाती हैं, जैसे दाब ताप वगैरह लिखी जाती हैं। इस प्रकार क्या आप पुस्तक में दिए गए समीकरण 1.2 को संतुलित कर सकते हैं? 1.2 देखते हैं कौन सा है। यहाँ पर देखिए ये है 1.2, क्या इसको हम संतुलित कर सकते हैं? तो ये हम लिखते हैं Mg जमा O2 और ये हो गया MgO। तो हम पहले लिखेंगे Mg फिर लिखेंगे O। Mg है 1, O है 2, इधर Mg 1 है, O भी 1 है, 1 और 1। तो देखिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं उनको संतुलित करेंगे, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे। अब हमने इसको 2 से गुणा किया तो यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि हमें अंदर नहीं छेड़ना, बाहर ही लगाना है। अब इसको जब 2 से गुणा किया तो Mg को भी 2 से गुणा किया, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करना है। यहाँ पर 2 से गुणा किया तो ये हो गया 2 और ये रह गया 1, तो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे, तो ये भी 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये भी 2 हो गया। तो देखिए ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी। तो ये बन गया है संतुलित समीकरण। इस तरह से हमने समीकरणों को संतुलित कर दिया। तो यहाँ पर आपको समीकरणों को संतुलित करना आ गया होगा। और समीकरणों में भौतिक चिन्हों का उपयोग का क्या महत्व है, भौतिक चिन्हों का उपयोग क्यों किया जाता है, और कभी कभी अभिक्रिया की जो परिस्थितियां हैं, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि का भी उपयोग किया जाता है। तो ये सब आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।